दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में 4 राउंड फायरिंग, महिला घायल, एआईएमएस ने ले जाया गया, वकील के भेष में आया था शक। सिविल सर्विस डे पर विज्ञान भवन जाएंगे पीएम मोदी, आईएएस अधिकारियों को करेंगे संबोधित, अच्छा काम करने वाले अफसरों को भी देंगे अवार्ड। कर्नाटक दौरे पर अमित शाह आज देवनहल्ली में करेंगे रोड शो, चुनाव की घोषणा के बाद पहला दौरा। निकाय चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज, बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर बैठक, मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी बैठक। शाइस्ता कोर्ट में कर सकती है सरेंडर, प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट से बढ़ाई सुरक्षा, सादे कपड़े में महिला सिपाही तैनात किए गए, उमेश हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता। आज अतीक अहमद के बेटे उमर की कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हो सकती है पेशी, मारपीट, रंगदारी, जालसाजी के मामले में होगी पेशी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में लड़की को मारी गई गोली, मौके पर 4 फायरिंग की गई, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साकेत कोर्ट पति पत्नी में विवाद और केस चल रहा था। वकील की ड्रेस में ये आरोपी शख्स आया था जिसने गोली चलाई। बड़ी खबर, वकील की ड्रेस में इस आरोपी ने गोली चलाई। दिल्ली के साकेत कोर्ट में लड़की को गोली मारी गई, मौके पर 4 फायरिंग की गई। घायल महिला को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन साकेत कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट के बाहर ही इस तरीके की वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगता है। इस अपराधी ने एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। मौके पर 4 फायरिंग की गई। वकील की ड्रेस में ये पहुंचा हुआ था अपराधी जिसने फायरिंग की। हालांकि घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत गंभीर बताई जा रही है। इस महिला को आप देख पा रहे हैं, कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर। इस महिला पर फायरिंग की गई, जख्मी महिला चिल्लाती हुई, हालांकि अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो साकेत कोर्ट में इस महिला की और इसके पति का मामला विचाराधीन था और इसी मामले में ये कोर्ट पहुंचे हुए थे। तभी एक शख्स वकील के भेष में आता है और इस वारदात को अंजाम देता है। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। बड़ी खबर, साकेत कोर्ट में फायरिंग पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का ट्वीट। दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, दूसरों के कामों में अड़चन के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान सामने आया है ट्वीट के जरिए। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से निशाना। तो ये ट्वीट है, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, दूसरों के कामों में अड़चन करने पर, हर बात पर गंदी राजनीति करने के बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं संभलता, जिम्मेदारी नहीं संभलती तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। और ये इसी घटनाक्रम को लेकर ये ट्वीट, ये बयान दिल्ली के सीएम केजरीवाल का सामने आया। तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान ट्वीट के जरिए कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा।
प्रवेश शर्मा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवेश, अगर देखा जाए तो ये मामला कोर्ट परिसर में, ये जो हस्बैंड वाइफ थे इनका जो मामला विचाराधीन था, और इसी बीच एक अपराधी आता है, वकील के भेष में आता है और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे देता है। क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी वहां पर? सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे कि ये अपराधी वकील के वेश में आकर इस तरीके से अंजाम देता है अपराध को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक महिला के पति के साथ विवाद चल रहा था, ये एक अलग मुद्दा था। आज बताया जा रहा है कि किसी अहम फैसले, कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उसमें गवाही देने के लिए गई थी और आज ये गवाही देने जा रही थी। लेकिन फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल है कि ये गवाही अपने ही केस में दे रही थी या दूसरे में। लेकिन जिसने गोली चलाई है वो हिट शीटर है, वो सीसीटीवी में कैद हो चुका है, उसको पहचान लिया गया है। बताया जा रहा है कि उससे पैसे का लेन देन था, विवाद पैसे को लेकर था। वो महिला से पहले से परिचित है और महिला के साथ उसका कुछ पैसे का लेन देन था, जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो हैरान और परेशान करने वाली है कि उसने 4 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली महिला के पेट में लग चुकी है और वो महिला इस समय जिंदगी और मौत के बीच एम्स में अपनी जंग लड़ रही है। जी बिल्कुल, एम्स में भर्ती है, इलाज चल रहा है प्रवेश, लेकिन अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। चाहे वो किसी भी वेश में जाकर अपने अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे पहले का घटनाक्रम कोई मीडिया कर्मी बनकर अंजाम दे देता है, कोई वकील बनकर अंजाम दे देता है। क्या अब ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है, तो इसको पकड़ने के लिए, इसकी धरपकड़ के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे बता दूं कि मेरे जहन में भी यही है कि दिल्ली पुलिस उस समय कर क्या रही थी जब 4 राउंड गोली चली और उसके बाद भी वो अपराधी बेखौफ होकर वहां से बड़े आराम से निकल जाता है। तो ये दिल्ली पुलिस की वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूर सवालिया निशान खड़ा करती है, क्योंकि जब कोर्ट परिसर के अंदर उसने वकील के बीच में एंट्री तो जरूर ले ली होगी, लेकिन गोली चलाने के बाद वो बड़े आराम से निकल जाता है। तो ये सुरक्षा के बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात मैं बता दूं, अतीक अहमद के मामले में जब मीडिया कर्मी बनकर अपराधी पहुंचे थे और इसमें एक कोर्ट परिसर है तो उसमें वकील बनकर पहुंचे थे, दोनों ही मामलों में आपको बता दूं अपराधी पहले से ही षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी व्यवस्था होगी। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वकील बनकर जा सकते हैं, और अगर किसी अपराधी के संरक्षण में कोई मेडिकल पे जा रहा है, जैसे अतीक अहमद जा रहा था, तो वहां तक मीडिया का भी पहुंचना संभव था, तो अपराधी ने मीडिया को चुना। लेकिन दोनों ही मामलों में मैं बात करूंगा तो चूक जो है सुरक्षा व्यवस्था में ही हुई है और इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था का ही सेंध लगी है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो कभी मीडिया को बदनाम करने की कोशिश ये अपराधी करते हैं, कभी वकीलों को बदनाम करने की ये कोशिश करते हैं, और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने निशाना भी साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कानून व्यवस्था को राम भरोसे बताया है कि किसी की भी सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। जी देखिए, राजनीति तो मैं कहूंगा कि इन मुद्दों पे अक्सर होती है और राजनीति जो है सभी नेता करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात करें तो वो केंद्र के अधीन आती है और इसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल जो है बार बार केंद्र सरकार को निशाना साधते हैं, जबकि किसी भी राज्य की जिम्मेदारी उसी राज्य के मुख्यमंत्री की होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस केवल और केवल पूर्ण राज्य न होने की वजह से केंद्र सरकार के अधीन है, इसीलिए केजरीवाल बार बार इस तरीके के जो है ट्वीट करते हैं या निशाना करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें चूक तो बहुत बड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, सवाल या निशाना। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो कड़कड़डुमा कोर्ट है, चाहे तीसरी कोर्ट है, चाहे वो कड़कड़डुमा कोर्ट है, इन सब में मैं देख रहा हूँ आए दिन कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। थोड़े दिन जो है सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही डर रहा होता है, आराम से कोई भी आदमी आता है चला जाता है। कड़कड़डुमा कोर्ट में भी फायरिंग हुई, तीसरी कोर्ट में भी। प्रवेश, एक और अहम सवाल, यहाँ पर अपराधी वकील के वेश में इस घटना को अंजाम देते हैं, क्या उस वक्त इसका पति इस महिला का मौजूद नहीं होता है जिस वक्त ये निशाना बनाते हैं इस महिला को? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये अपने ही केस में गवाही देने आ रही थी या ये किसी और केस में आ रही थी। लेकिन जो है मामला जो है सिर्फ इतना खुल के सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये महिला किसी केस में गवाही देने के लिए आई थी और आज इसको गवाही देनी थी। और लेकिन ये मामला अब दूसरे एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो अपराधी है पहले से महिला को जानता है, चीटर है और उसका लेन देन भी चल रहा है। तो अभी ये जांच का विषय है, थोड़ा सा खुलासा होने दीजिए, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस जांच करेगी तो ये पता लग जाएगा कि ये इसी केस में लेकर गोली चली है या दूसरा मैटर है, या ये कहें कि
पति की तरफ से गोली चलवाई गई है या ये कहें कि अपने आप हुआ है, कि थोड़ा सा बिल्कुल कई एंगल इस मामले में सामने आ रहे हैं कि आखिर ये अपराधी की मंशा क्या थी और किस वजह से इस घटना को इसने अंजाम दिया, ये जांच का विषय है। लेकिन अब इस अपराधी की जो तस्वीर है घटनाक्रम को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई है, तो अब उस आधार पर क्या ठोस कदम प्रशासनिक अमले की तरफ से उठाए जा रहे हैं इसे पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, पुलिस जगह जगह छापे तो मार रही है, लेकिन सबसे बड़ी हैरान और परेशान करने वाली बात यही है कि वो अंदर वकील के बेश में आ सकता है, क्योंकि कोर्ट में वकील परिसर में आसानी से जा सकते हैं वकील, लेकिन वो गोली चलाने के बाद कैसे निकल गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो चुका है, उसकी शक्ल साफ देखी जा सकती है। उसी के बाद पुलिस ने उसको हिस्ट्रीकर के नाम से जारी किया है और महिला को बताया जा रहा है वो दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये गोली इस व्यक्ति ने कोर्ट परिसर में आकर अपने विवाद को लेकर चलाई है या पति के विवाद को लेकर चलाई, ये अभी स्पष्ट नहीं। जी शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि कई अहम बिंदु हैं जिन पर जांच पड़ताल जारी है और इसे पकड़ने की धरपकड़ की भी कवायद प्रशासनिक अमले की तरफ से शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी में इस अपराधी का पूरा ये घटनाक्रम कैद हो गया है, उसी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल और कार्रवाई शुरू की जाएगी। बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ की हत्या का मामला, सर्विलांस पर लिए गए 1000 फोन अचानक बंद हुए। पुलिस इन नंबरों के जरिए सुराग लगाने में जुटी हुई थी। सर्विलांस पर लाए गए फोन के बंद होने से जांच प्रभावित होती नजर आ रही है। एसटीएफ ने मुखबिरों की मदद फिर से लेना शुरू किया है। जो नंबर सर्विलांस में लगाए गए थे ट्रेस करने के लिए, अब वो फोन बंद होने की वजह से जांच प्रभावित होती नजर आ रही है। एसटीएफ ने एक बार फिर से मुखबिरों को सक्रिय कर दिया है, क्योंकि मुखबिर का सहयोग लेना होगा तभी ये जांच आगे बढ़ पाएगी। 1000 फोन अचानक बंद हुए। क्योंकि लगातार पुलिस इन नंबरों के जरिए सुराग जुटाने की कोशिश कर रही थी। खबरों में वापस लौटेंगे, सीधे रुख कर लेते हैं ऋषिकेश का, जहां पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये सीधी तस्वीरें ऋषिकेश से। तो ये बसें श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, श्रद्धालुओं का जमावड़ा, क्योंकि चारधाम यात्रा आज से शुरुआत हो रही है चारधाम यात्रा की, और इसको लेकर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। ऋषिकेश से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि चारधाम बहुत सारे आदमी का ग्रुप लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी ने अभी हरी झंडी देके हमें यहाँ से रवाना करे हैं। बोलो बद्री विशाल की जय, बोलो केदारनाथ की। रामजी पुरोहित, उदयपुर राजस्थान। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बोल बद्री विशाल भगवान की जय, चारों धाम। मोतीलाल, हम आए मंदसौर से। मंदसौर चार धाम, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। बढ़िया अनुभव है, 10 साल अनुभव है। हम यहीं से आए, ऋषिकेश से आए, ऋषिकेश से। कौन सी है यार? खुद सीएम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत कर दी है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह इस चारधाम यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है।
व्यवस्थाओं को लेकर हालांकि विपक्ष लगातार घेरता नजर आया, सवाल उठाता नजर आया। अब चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हुई है। अभी शुरुआती दौर बेहद जो उत्साह श्रद्धालुओं के जरिए जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो उत्साहित हैं। अभी कोई भी ऐसी अव्यवस्था फिलहाल नजर नहीं आ रही है। शुभारंभ हो चुका है चार धाम यात्रा का। कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। मैं आज मां गंगा के इस तट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास कर दिया है और गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले रोपवे का भी शिलान्यास हो गया। आने वाले सालों में गौरीकुंड से केदारनाथ भी रोपवे के माध्यम से जाया जा सकेगा। इसी के साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री के सौंदर्यीकरण के लिए भी हम प्रयासरत हैं और यमुनोत्री के लिए भी एमओयू हमने साइन कर लिए हैं। एमओयू पर हमारी सहमति बन गई है। आने वाले सालों में यमुनोत्री जाने के लिए भी रोपवे से हम यमुनोत्री भी जा पाएंगे। आज अनेकों ऐसी सेवाएं, रोपवे सेवाएं, हेली सेवाएं और ऑल वेदर रोड, आप अगर रोड से जाएंगे तो आपको दिखेगा सीधे। यहां से आप ऋषिकेश से जब चलते हैं तो बद्रीनाथ कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक समय हुआ भी था, आप थोड़ा याद करिए कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाना कई घंटों का, यानी कि 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक लग जाते थे। अब कुछ ही घंटों में ये यात्रा संपन्न हो रही है और आने वाले समय में जब दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड, दिल्ली से हरिद्वार का हाईवे, ये पूरी तरह से इस कार्य का जब पूरा हो जाएगा तो और भी यात्रा सरल होगी और भी यात्रा आसान होगी। हमारा प्रयास है कि ये सब जो हमारे श्रद्धालु हैं, पूरे देश दुनिया के लोग हैं, उनके लिए यात्राएं आसान हो, किसी प्रकार का जोखिम न हो। और हमने कल मॉक डील भी करी थी। मॉक डील चूंकि वो इसलिए करी थी कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की आपदा की स्थिति आए, कोई कठिन स्थिति पैदा हो, तो वहां पर हमारे सभी अधिकारीगण, सभी एक दूसरे से काम करने वाले विभाग, उनका आपस में समन्वय रहे, पूरी तैयारियों के साथ रहे। इस बार चारधाम यात्रा से जुड़े हुए सभी विभागों से हमने कहा है कि वो जितनी भी अपनी संपूर्ण तैयारियां हो सकती हैं वो संपूर्ण तैयारियां करें। किसी प्रकार की कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम अतिथि देवो भव की तर्ज पर इस यात्रा को संपन्न कराना चाहते हैं और आने वाले हर यात्री की, एक एक यात्री की हमें चिंता है। आप देख रहे होंगे जहां पंजीकरण को लेकर भी तमाम प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी बातें करी हैं, लेकिन हमने तय किया है कि एक भी यात्री जो उत्तराखंड देवभूमि में यात्रा के लिए आएगा उसके एक एक व्यक्ति के दर्शन होंगे, कोई एक भी बिना यात्रा के वापस नहीं जाएगा। और कुछ हमको वहां के होटल से और ऑपरेटरों के माध्यम से जो सुझाव मिले हैं कि उसकी कैंपिंग की व्यवस्था हटा दीजिए, तो हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर इस यात्रा में कहीं कोई किसी प्रकार की न्यूनता आ रही है या कहीं पर कोई कमी हो रही है तो हम इस पर विचार करके उसको भी आज ही निर्णय कर देंगे कि यमुनोत्री जाने वाले हमारे गंगोत्री क्षेत्र के लोग, केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने वाले किसी भी क्षेत्र में लोगों को, किसी आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। साथ ही जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से, परिवहन व्यवसाय से, पर्यटन के व्यवसाय से, उनका ये व्यवसाय भी प्रभावित न हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप पिछले दिनों जब जोशीमठ की आपदा आई थी तो जोशीमठ की आपदा में पूरे देश में एक वातावरण तैयार करा गया कुछ लोगों के द्वारा कि पूरा जोशीमठ डूब गया है, जोशीमठ यात्रा के लिए अब उपयुक्त स्थान नहीं रहा, वहां से यात्रा नहीं होगी। लोगों ने तमाम प्रकार की शंकाएं पैदा करी। पिछले दिनों मैं जोशीमठ स्वयं गया था और वहां पर जोशीमठ के लोगों ने एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जिसमें पूरे भारतवर्ष के हजारों लोगों ने भाग लिया और उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इतना ही नहीं, जो लोग कह रहे थे कि वहां के सारे होटल अब रहने लायक नहीं है, वहां पर कैसे लोग रहेंगे, कैसे यात्री यात्रा करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जब आंकड़े निकाले हैं इसके, इस आंकड़े में मात्र 3% होटल के रहने के स्थान में कमी आई है। यानी कि अगर 100 कमरे पहले लगते थे, 100 कमरे यात्रियों के काम आते थे, तो अब 97 कमरे आएंगे। 3 कमरे ही मात्र 3% ही अफेक्टेड हुए हैं। इसलिए कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, पूरा उत्तराखंड तैयार है। इस बार हमने सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा पर आने वाले
श्रद्धालुओं के स्वागत में पिछली बार जैसे कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया था, इस बार हम चारों धामों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का भी हमने निर्णय लिया है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सफाई कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा में तैनात रहने वाले प्रत्येक पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी से सभी से मैं अपील करता हूं कि वे लोग ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें जिससे यात्रा में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से हम इस बार की यात्रा को सुरक्षित संपन्न करवाएंगे, सबके लिए सुगम बनाएंगे, सबके लिए आसान बनाएंगे। आइए इस अवसर पर हम सब लोग एक शपथ लें कि इस बार तीर्थ यात्रियों की ऐसी यात्रा कराएंगे कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में देवभूमि उत्तराखंड के आतिथ्य सत्कार की कीर्ति पताका फहरे और लोग इसका उदाहरण दें। पुनः मैं आप सभी को से इस बार इस यात्रा की पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हुआ आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि भगवान की कृपा, चारों धामों की कृपा देवभूमि पर और आप सब लोगों पर, सभी यात्रियों को भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान उनके मन वांछित जो उनके स्वप्न हैं, संकल्प हैं, उन संकल्पों को पूरा करे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुना। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं। जहां पर पहले बहुत 14 से 15 घंटे लगते थे, अब ये समय सीमा कम हुई है और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर भिंड से आपको बता दें, पुलिस अभिरक्षा में वारंटी की मौत हो गई है। दम तोड़ने से पहले पुलिस से बोला मैं शाम तक नहीं बचूंगा, यानी कि पहले से ही आशंका जताई। इलाज शुरू होने से पहले वारंटी ने तोड़ दिया दम। पुलिस अभिरक्षा में घायल अवस्था में बोलने का वीडियो भी सामने आया है। परिजनों ने लाठी डंडे से मारपीट कर किया था पुलिस के हवाले। जमीन को लेकर रिश्तेदारों और परिजनों से विवाद चल रहा था। मृतक पर स्थायी 2 वारंटी थे और SC/ST एक्ट और घर में आग लगाने का यह पूरा वारंट था। लाहार के दबोह थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।